of you and welcome to all of you in India's number one online coaching Itoos India। और कल हमारा एक लेक्चर हो चुका था। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे एनर्जी मिली आपकी पॉजिटिव कमेंट से। सबके नाम नहीं ले पाए, कोशिश करूँगा लास्ट में आज मैं एक बार आप सबके नाम ले पाऊँ, कोशिश करूँगा। और साथ में बहुत बहुत थैंक यू अगेन। हम स्टार्ट करेंगे माइंस का पार्ट 2 और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। जो है एक बार रोहित सिंह गुड इवनिंग बोला है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दोनों। राम कुमार, हाँ मैं रैंक बूस्टर में PDF अपडेट ज़रूर करवा रहा हूँ और रैंक बूस्टर जो है ठीक करवा रहा हूँ। मृदुल पटेल हेलो, सतीश कुमार साव हेलो, सतीश आई एम वेटिंग ओके थैंक यू। और कोमल सिंह हेलो, AP गुप्ता हाय, सलीम अंसारी हेलो एंड राम कुमार हेलो, राम कुमार जी थैंक यू एंड कॉम्बो मिक्सचर ओके ठीक है। और थैंक यू अक्षी, रमन, सिद्धांत हाय, आयुष कुमार हाय और थैंक यू। चलिए हम बीच बीच में आपसे बातें करते रहेंगे। आयुष हाय, सिद्धांत सरकार हाय ओके थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है और ये आज मैं सेकंड पार्ट है माइंस का। आज हम कोशिश करेंगे ये इसको फिनिश कर दें और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। थैंक यू, लव यू टू ऑल वेरी मच क्योंकि आप लोगों ने मुझे एनर्जी दी है। आप लोग सेलेक्ट होते हैं IIT NIT वगैरह में जा करके हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एमाइंस कैसे बनते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला मेथड कि बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके बना सकते हैं, एमाइड को रिड्यूस करके बना सकते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करके बना सकते हैं। और हमने 2 नाम लगा के आपको बताया था रिएक्शन, एक गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन और दूसरा बताया था आपको जो है एक और गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस। दूसरा आप लोग याद होगा हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, उसमें 2 एडिशनल मेथड भी मैंने बता दिया था, एक स्मिथ रिएक्शन और दूसरा कर्टियस जो NCERT में नहीं दिया है लेकिन आपके मेंस और एडवांस के एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो से आपका मेंस ही नहीं आपके एडवांस को भी फ़ायदा होने वाला है, याद रखिएगा। और मेंस आपका टल रहा है, नई डेट आपकी आने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि अपने कोर्सेज़ के माध्यम से आपकी चीज़ों को रिवाइज कर दें। थैंक यू। वैसे भी हमने रिवीजन के लिए कोर्सेज ऑलरेडी यहाँ बना रखे हैं। हमारा रैपिड रिवीजन नीट के लिए भी है, रैपिड रिवीजन जे एडवांस के लिए भी है और रैपिड जे मीन्स के लिए भी है। तो आप रिवाइज आराम से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, पैनिक नहीं होइएगा, डरिएगा नहीं। हम जल्दी ही इस कोरोना को डिफीट करके हम जल्दी से आगे बढ़ने वाले ओके। एमाइंस के फॉर्मेशन में एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे NCERT में नहीं मेंशन है पर आपको याद रखना चाहिए जो मेंस और एडवांस में इस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक है बाय बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है इससे एमाइड और एमाइंस दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एमाइंस का फॉर्मेशन का एक और इम्पॉर्टेंट मेथड बाय बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि हम ऑक्साइन को ट्रीट करते हैं लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड से। यू नो लुईस एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड कहा जाता है, जो H+ डोनेट करते हैं उनको प्रोटिक एसिड कहा जाता है। तो थोड़े देर के लिए बीच में बनते हैं इसमें आपका एमाइड। फिर ये एमाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, तो इसमें बनता है एमाइंस प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें होता है क्या है कि एमाइड लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर और एमाइड में कन्वर्ट होता है, एमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर एमाइंस प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे एमाइड एमाइंस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑक्साइम आप जानते हैं, ऑक्साइम क्या होता है,
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर OH ग्रुप हो और कार्बोनाइल कंपाउंड हो, यहाँ पर एक ग्रुप R1 लगा हो, एक R2 ग्रुप लगा हो, तो इसे ऑक्साइन। ये R1 और R2 आपस में सेम भी हो सकता है, R1 R2 अलग अलग हो सकता है। ये ऑक्साइन बनता कहाँ से है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो मैं आगे आपको बताऊँ, आगे ठीक है। ऑक्साइन आप जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, हल्के एसिडिक मीडियम में, तो इस ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये R1 और R2। अब इसमें ये ऑक्साइन दोनों बन सकते हैं। ये OH जो होगा हो सकता है R1 के अपोजिट हो, OH हो सकता है R2 के अपोजिट हो, तो ऑक्साइन दो बनते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि ऑक्साइन जो बनता है वो एल्डिहाइड कीटोन से बनता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन में भी लोग पढ़ाते हैं, ये आपका ऑक्साइन नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में भी पढ़ाते हैं, ये ऑक्साइन एमाइड फॉर्मेशन में भी पढ़ा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जैसे ही आप किसी लुविस एसिड या प्रोटिक एसिड, लुविस एसिड जानते हैं आप लोग, जिनके पास जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, कॉमन लुविस एसिड जो है, जैसे लुविस एसिड जो यूज करते हैं PCl5, AlCl3 एटसेट्रा, जिनके पास p या d ऑर्बिटल खाली होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटिक एसिड किसको कहते हैं आप, जो H+ डोनेट करते हैं, जैसे H2SO4, जैसे H3PO4। आपको बता दूं, इनमें से किसी से कराया जाए, चाहे इसकी लुविस एसिड से रिएक्शन कराई जाए या प्रोटिक एसिड से रिएक्शन कराई जाए, यहाँ पर या तो H+ लिखा हो या यहाँ तो लिखा हो PCl5। प्रोटिक एसिड है, लुविस एसिड, इसमें होता क्या है पहले मैं ये बता दूं, छोटा मैकेनिज्म डायरेक्ट, फिर मैं इसे डिटेल मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। इसमें होता क्या कि इस H+ की वजह से नाइट्रोजन पे लगा हुआ जो OH है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और कार्बन का जो R ग्रुप है ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस बात में याद रखिएगा कि कार्बन पर दो ग्रुप हैं, अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक R1 एक R2 है, तो जो नाइट्रोजन के अपोजिट होता है, नाइट्रोजन की OH के अपोजिट होता है, जो OH की एंटी होता है, वही ग्रुप नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है। जैसे अगर ये R1 OH की एंटी है, अपोजिट है, तो R1 नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, R2 अगर अपोजिट होता तो R2 शिफ्ट होता। तो पहले तो आप ये शिफ्ट कर लो, इसको उठा के एंड पे लगा दो और इसको उठा के यहां लगा दो, ये बन जाएगा R1। फिर मैं मैकेनिज्म सिखा दूंगा। अब आप देख लो, ये बन गया एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप जुड़ा है, जस्ट लाइक इनॉल। और आप जानते हैं जहां भी इनॉल हो या कीटो हो वो टाइटोमेरिज्म शो करता है, तो ये भी टाइटोमेरिज्म शो करता है। और टाइटोमेरिज्म कैसे शो करेगा, आप सब जानते हो। टाइटोमेरिज्म में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता हुआ इधर आएगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, फिर ये H+ यहाँ से निकल करके वो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ये जो आपका बना टाइटोमेरिज्म के माध्यम से ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने नेक्स्ट टाइटोमर्स में। और नेक्स्ट टाइटोमर क्या होगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा H, कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा। तो ये बना R1NHCO और ये R2 एमाइड, N एल्काइल एमाइड कह सकते हैं। टू डिग्री एमाइड, नाइट्रोजन पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा N एल्काइल एमाइड, तो ये एमाइड बन गया। अगर आपने सिर्फ H+ और PCl5 लेकर के छोड़ दिया तो आपका प्रोडक्ट होगा N एल्काइल एमाइड। लेकिन अगर आपने इसके बाद इसमें H3O+, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए आप, एमाइड की हाइड्रोलिसिस वाटर का रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में या वाटर का रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ये बाई प्रॉपर मैकेनिज्म ब्रेक करता है। ऐसे नई मैकेनिज्म, यहाँ OH और यहाँ पर H जुड़ेगा और ये बन जाएगा ये R1 का बन जाएगा एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, और जो R2 ग्रुप है उसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ आपको याद रखना, इतना से ही काम चल जाएगा कि जो नाइट्रोजन के अपोजिट होगा, नाइट्रोजन की OH के अपोजिट होगा R ग्रुप, उसका बनेगा एमाइन, और जो सेम साइड होगा वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो आप कुछ रिएक्शन कर लीजिए,
फिर मैं आपको इसे प्रूफ करूंगा कि ये आखिर ऐसे क्यों हुआ, रीजन मैं बताऊंगा। जैसे अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले आप क्वेश्चन सीख लीजिए, फिर मैं मैकेनिज्म प्रूफ कर दूंगा। एक तरफ हमने लिखा है पीएच नाइट्रोजन के साथ, OH मिथाइल, इसका रिएक्शन हमने कराया H2SO4 के साथ या H+ के साथ, और पहले फर्स्ट यहाँ पर बना कुछ कंपाउंड, और फिर हमने वापस इसका रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ। वाटर H+ ऑलरेडी है ही है, वाटर हमने वापस ऐड कर दिया। देन व्हाट हैपन, H+ है ही, तो क्या करोगे आप, जो नाइट्रोजन के अपोजिट, नाइट्रोजन के OH के अपोजिट पीएच है, ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, और जो सेम साइड है वो कार्बन पे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा PH NH2 प्लस CH3 COOH। अब याद रखना, इसमें बीच में पहले ये वाला कंपाउंड बनेगा, फिर इसका टाइटोमेरिज्म होगी, एमाइड बनेगा, फिर एमाइड की हाइड्रोलिसिस होगी, फिर फाइनल वो बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, इसका उल्टा अगर यहाँ पे लिखा हो NOH और मिथाइल अपोजिट हो, पीएच सेम साइड हो, तो बताइए तब क्या होगा। यहाँ पर सेम रिएक्शन करने पर, पहला और दूसरा सेम रिएक्शन करने पर एमाइन बनेगा मिथाइल का, मिथाइल एमाइन, और एसिड बनेगा पीएच बेंजोइक एसिड। ये देख लो। तो आपके एग्जाम में अगर ज्योमेट्री फिक्स हो, मतलब कंपाउंड ये फिक्स करके ऐसे लिख के दिया गया हो, और आपको क्लियर पता चल रहा हो कि OH किधर है, OH और इनके डायरेक्शन पता हो, OH के सेम साइड वाला एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिड वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, और OH के अपोजिट वाला नाइट्रोजन से जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा टफ करें। ये सवाल तो टफ हुआ, इसमें बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक एमाइन एक एसिड, इसमें एक एमाइन एक एसिड। इस सवाल को थोड़ा टफ कैसे कर सकता है एग्जामिनर। हम डायरेक्शन को फिक्स ही ना करें, हमने लिख दिया PH MEC डबल बॉन्ड N OH, PH MEC। अब इसी कार्बन से PH भी है, Me भी है, N भी है, OH भी है, बट ये फिक्स नहीं है कि कौन कहाँ जुड़ा हुआ। ये नहीं पता चल रहा है कि OH और मिथाइल में कौन एंटी है, कौन सेम साइड है, और आप सेम रिएक्शन आप कराएं इसका H+ या PCl5 के साथ। तो अब एक समस्या है कि नाइट्रोजन भी किसको ले जाएंगे, PH को या मिथाइल को। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, OH के अपोजिट PH भी हो सकता है, OH के अपोजिट मिथाइल भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को ध्यान में देते हुए यहाँ पर 2 एमाइंस बनेंगे और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा इसमें कौन सा, एक बनेगा PH NH2 प्लस MENH2, और दूसरा बनेगा PH बेंजोइक एसिड प्लस और क्या, एसिटिक एसिड। पहले तो मैंने क्वेश्चन करा दिया बिना मैकेनिज्म के आपको। इसमें बनेंगे 4 प्रोडक्ट। इस सवाल को और टफ कैसे कर सकता, ये तो मैंने यहां से डायरेक्ट H+, पहले H+ फर्स्ट और सेकेंड हाइड्रोलिसिस। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन थोड़ा और टफ करके मैं मिटाता हूं इधर। एक कीटोन लिया, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का रिएक्शन कराया। पहले हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ NH2OH के साथ माइल्ड एसिडिक मीडियम में, pH 4.5 से 5.5 के बीच रखते हैं। तो कभी कभी यहाँ pH लिखा होता है, और साथ में हीट कर दिया। फिर सेकेंड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया PCl5 के साथ। फिर थर्ड, हमने इसका रिएक्शन करा दिया H3O+ हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। देन व्हाट विल द प्रोडक्ट। नाउ डू यू नो एसिटोफिनोन, ये PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहा जाता है एसिटोफिनोन।
इस एसिटोफिनोन का इस हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन होगा, तो ये हमें नहीं पता है कि OH मिथाइल के साइड आएगा कि फिनाइल के साइड आएगा। दोनों हो सकता है, मतलब ये OH के अपोजिट फिनाइल आएगा या OH के अपोजिट मिथाइल, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर दो ऑक्साइन बनेंगे, इस पहले वाले रिएक्शन के बाद दो ऑक्साइन बनेंगे, एक वह जिसमें OH और फिनाइल एंटी होंगे, एक वह जिसमें OH और मिथाइल एंटी होंगे, दो ऑक्साइन बनेंगे। और उसी में जब आप PCl5 का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों ऑक्साइन का रिएक्शन होगा, दोनों ऑक्साइन होंगे, तो वहां पर जैसे यहाँ पर सेम को, यहाँ पे दो ऑक्साइन की पॉसिबिलिटी है ना, तो 4 प्रोडक्ट बने, यहाँ पर दो ऑक्साइन की पॉसिबिलिटी है तो 4, यही चारों प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, सेम प्रोडक्ट, वो चारों प्रोडक्ट यहाँ बने। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। समझ गए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन आसान करना होगा तो डायरेक्शन दे देगा, नाइट्रोजन का OH, कार्बन के pH का डायरेक्शन, कार्बन पर ग्रुप का डायरेक्शन पता होगा। क्वेश्चन टफ करना होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं करेगा तो वहां पर एमाइन भी दो बनेंगे, एसिड भी दो बनेंगे। क्वेश्चन को और टफ करना होगा तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन भी पूछ लेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन करने पर दो आइसोमर बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर का PCl5 से रिएक्शन करने पर, अब इसमें है आपका एल्डिहाइड कीटोन, इसमें है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें है PCl5 बेकमैन रिएरेंजमेंट, बेकमैन रिएरेंजमेंट आपका एमाइंस भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, और इसके बाद में एमाइड की हाइड्रोलिसिस। तो ये मल्टीपल चैप्टर, कई चैप्टर के क्वेश्चंस को मिला के इस तरह से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 4 हो गया। थोड़ा इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता, इसी क्वेश्चन को और पूछने का क्या तरीका है? नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर मेथड टू आस्क दिस क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन का रिएक्शन हमने कराया हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, NH2OH के साथ H+ और हीट, बना कंपाउंड A, ठीक है। या फर्स्ट इसके साथ रिएक्शन कराया, सेकंड PCl5 के साथ रिएक्शन कराया, थर्ड PCl5 या H+ के साथ रिएक्शन कराया, थर्ड H3O+ से रिएक्शन करा। नाउ आइडेंटिफाई, या सीधा सीधा PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो ये बना, एक एक करके पूछते हैं। NH2H के साथ रिएक्शन कराया तो A बना, फिर इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कराया या H+ के साथ कराया तो B बना, फिर इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये C क्या बनेगा? ABC क्या होगा? बहुत सिंपल, ये कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन है, NH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ग्रुप बिल्कुल सेम है। जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है, दोनों साइड अलग ग्रुप होते हैं तो दो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। सिमेट्रिकल कीटोन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, एक ही ऑक्साइन बनेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्साइन बनेगा वही। अब इस ऑक्साइन में OH को ऊपर लिखो नीचे लिखो, ये एक ही आइसोमर्स बनेगा। फिर आप इसका रिएक्शन PCl5 या H+ से कराएंगे तो मैंने बोला कि कार्बन के एक R ग्रुप को नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दो और नाइट्रोजन के OH को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो जैसे आप इस कार्बन के इस ग्रुप को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, याद रखिएगा ये 4 मेंबर की रिंग इस 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला नाइट्रोजन भी अंदर आ जाएगा और ये OH इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो NOH डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से। हालांकि ऐसा आपने 5 मेंबर का रिंग नहीं देखा है, 5 मेंबर की रिंग ऐसा तो देखा नहीं होगा आपने। इसे सही कर दो, ऐसा लग रहा है ये पत्थरों के औजार हमारे पूर्वज जंगल में लेके घुमा करते थे, है ना, पाषाण काल पत्थरों, एंशिएंट टाइम आर्म्स जो शिकार करते थे। इसे सही कर दो भाई। सही कैसे करोगे? अच्छा, ये 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग है, जिसमें जहां कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है वहीं कार्बन पे OH अटैच है, ये देखो। तो 5 मेंबर का रिंग
और कार्बन जहाँ ये OH, ये दोनों सेम चीज़। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, बन गया। और फिर आप पता है ये टाइटोमेरिज्म करेगा, और जब टाइटोमेरिज्म करेगा तो ये हाइड्रोजन ये लोन पेयर आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन पे जाएगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा और ये बनेगा आपका कंपाउंड बी। सी के नीचे कंपाउंड बी बन रहा है, याद रखिएगा, ये है कंपाउंड बी। तो याद रखना ये है, इस कंपाउंड से इससे रिएक्शन होने के बाद ये ए ऑप्शन होगा जो कि GI नहीं शो करेगा, ये बी ऑप्शन होगा, ये वाला बी ऑप्शन, क्योंकि कीटोइनॉल टाइटोमेरिज्म में याद रखिएगा, कीटोइनॉल टाइटोमेरिज्म में आप वो टाइटोमर्स मेजर पाया जाता है जिसमें वीक एसिडिक और वीक बेसिक ग्रुप लगे, और यहाँ पर एसिडिक ग्रुप वीक है, यहाँ का एसिडिक ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, तो ये जनरली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके जो मैक्सिमम परसेंटेज होंगे वो बी होंगे। फिर बी की हाइड्रोलिसिस कर दो, अगर आपने बी की हाइड्रोलिसिस कर दिया, H3O+ से रिएक्शन करा दिया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये बन जाएगा एक एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि NH2H के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, A बनेगा। इसमें सिर्फ आपका एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन, ये PCl5 का H+ के साथ रिएक्शन है, ये बेकमैन रिएरेंजमेंट शामिल हो गया। इससे एक 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर की रिंग के एमाइड में कन्वर्ट हो गई। अब 4 मेंबर का कीटोन को 5 मेंबर के एमाइड में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ये इसमें, ये क्वेश्चन ये मैंने कितने तरीके बताए आपको, 5 तरीके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठा तरीका आपसे कोई पूछे, छठा क्वेश्चन का तरीका कन्वर्ट साइक्लोपेंटेनोन, कन्वर्ट साइक्लोपेंटेनोन इनटू दिस एमाइड 6 मेंबर साइक्लिक एमाइड, इसमें कन्वर्ट करो और इसके लिए सुटेबल बताओ। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका NH2H से रिएक्शन करा दोगे, फिर H+ या PCl5 से रिएक्शन करा दोगे, 2 स्टेप में ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन तब आता था जब IIT-JEE में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था। क्वेश्चन IIT-JEE के पेपर टफ होते थे, आजकल तो JEE मेंस एडवांस के पेपर ईजी हो चुके हैं, तो आप कन्वर्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इस कन्वर्जन में अगर सुटेबल रिएजेंट पूछे तो आप बता सकते हैं, पहला हाइड्रोक्सिलेमीन और दूसरा H+, 2 स्टेप में कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले। अगला ये था कैसे क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म याद रखना। अगर कभी ऑक्साइन हो, नाइट्रोजन से OH ग्रुप जुड़ा हो और कार्बन से एक R ग्रुप जुड़ा हो, उसका रिएक्शन H+ और PCl5 के साथ कराया जाए तो नाइट्रोजन का OH कार्बन पे और कार्बन का R नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन होता कैसे, मैकेनिज्म। देखो इसके आगे का मैकेनिज्म तो मैं बता चुका हूं, बस यहां से ये कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे आप इसमें H+ ऐड करेंगे, ये H+ ऑक्सीजन से जुड़ेगा, OH2+, फिर ये OH2 पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन से बॉन्ड को ये खींचेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा माना जाता है कि जैसे यहाँ से ये बॉन्ड खींचना स्टार्ट कर देता है, ये ब्रेक करता है, उसी वक्त ये कार्बन का R यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और नाइट्रोजन का H2 यहाँ से H2O का निकलना और R का शिफ्टिंग ये साइमल्टेनियसली होता है और सेम। ठीक है, और धीरे धीरे आपके बन जाता है R, ये साइमल्टेनियसली ये H2O का निकलना, N पर प्लस का आना और कार्बन से R का जुड़ना, R1 का यहाँ से टूटना और R1 के इससे जुड़ना, ये होता है साइमल्टेनियसली। फिर ये H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, R1 N डबल बॉन्ड C, ये R2 प्लस वाटर अगेन, फिर ये वाटर
अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। कार्बन जिस पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट अधूरा है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ये वाटर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है और बना देता है RN डबल बॉन्ड COH2। फिर ये वाटर यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेता है, हाइड्रोजन निकाल करके ये बना देता है। दिस इज द माइनस। थैंक यू। ये एमाइन, ये है बेकमैन रिएरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें एमाइंस में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में शामिल है, जिसमें कौन कौन से हैं। एक है आपका हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दूसरा है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन, तीसरा है बेकमैन रिएरेंजमेंट। इसके बाद ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। अच्छा, इससे सिर्फ एमाइन नहीं, इससे एमाइड भी आप बना सकते हैं और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको पता, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। इनकी जो इजी रिएक्शंस हैं आप जानते हैं, एमाइंस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है जिसके दो नेचर हैं, ये आपका बेस भी हो सकता है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। चूंकि ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा ना, जो है वीक बेस होगा, और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल होता। तो ये दो काम करता है, एक तो बेस की तरह, एक तो न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके सामने कोई एसिड होगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, और एसिड नहीं होगा, कोई लिविंग ग्रुप होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर जाएगा। दो मेन रिएक्शन शो करते हैं, और इन दो रिएक्शन के अलावा इसके कुछ और रिएक्शंस हैं। वो कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, इसमें HCl मिलाओगे तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पर N पर प्लस आ जाएगा और HCl के साथ इसका सॉल्ट बन जाएगा। किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल। अब अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप है, तो इससे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। जैसे वर्क रिएक्शन एज न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक काम और बेसिक काम में इजी काम कौन होता है? बेसिक काम होता है। तो इसकी जो मोर टेंडेंसी होगी बेसिक काम करने की, मोर टेंडेंसी क्या होगी इसकी? बेसिक काम करने की। बट ये न्यूक्लियोफिलिक काम भी जो है कर सकता, पर अगर इसको बेसिक काम करने का मौका नहीं मिला या कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला तो एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर एमाइन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा दे और एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता तो क्या होगा? इन दोनों आर में मैं अंतर कर दूं, ये R1 कर दूं और ये RX कर दूं, तो सिंपल यहाँ पर अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से X को रिप्लेस कर देगा। ओके, क्या बन जाएगा? इस रिएक्शन को हम 373 केल्विन पे कराते हैं, तो हल्का सा यहाँ पर हीट भी करते हैं। ठीक है, ये बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा R1 H R X। फिर हल्का सा अगर हीट करेंगे आप, हीट ना भी किया जाए तो मानिएगा इसे हीट किया गया एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर, तो यहाँ से निकल जाएगा H+ और ये X HX बाहर निकल के बन जाएगा R1 NH और R, ये 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। बस 1 डिग्री एमाइन पर अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप कराएं तो 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। 2 डिग्री एमाइन पर अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं वापस, तो ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर उसी मेथड से अटैक करेगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा के हल्का सा हीट कर दें, वार्म कर दें, यहाँ पे ये इस पर अटैक करेगा, Cl यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, यहाँ से X और यहाँ से H सेम मेथड से पहले अटैक होगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर H निकलेगा, फिर X निकलेगा और ये बन जाएगा 3 डिग्री एमाइन। थ्री डिग्री एमाइन का रिएक्शन
ये बना 3 डिग्री अमाइन, फिर से यहाँ से बाहर निकला -HX। इसका फिर से रिएक्शन हम करा दें RX के साथ, तो अगेन RX के साथ रिएक्शन फिर से न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RNR, ये 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। अब इससे R ग्रुप बाहर नहीं निकलता, ये 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड बन गया। तो याद रखिएगा आपके क्वेश्चन कैसे, अगर मान लो 1 डिग्री अमाइन के साथ RX का रिएक्शन करें 1:1 रेशियो में तो बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का 2 RX से रिएक्शन कराएं तो 3 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन का 3 RX से रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड। ये कैसे बनता है ये आपको बता दूं कि अगर आप अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएं, ये R1X के साथ कराएं तो अमोनिया इसी मेथड से इस पर अटैक करता है और ये बनाता है 1 डिग्री अमाइन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे अच्छा पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका कि कहीं पर 1 डिग्री अमाइन है, जैसे CH3 CH2 NH2, इसका रिएक्शन हम कराएं MEI के साथ 1:1, इसका रिएक्शन कराएं MEI के साथ 1:2, मतलब 1 मिथाइल हैलाइड 2 मिथाइल हैलाइड, इसका रिएक्शन कराएं मिथाइल आयोडाइड के साथ 1:3, तो क्या बनेगा, पहले में बनेगा 2 डिग्री, दूसरे में बनेगा 3 डिग्री, तीसरे में बनेगा MEI 4 डिग्री। एक और बात आपको बता दूं यहां पर, ये जो 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड है इसे हम आसानी से इसके हैलोजन को OH द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। NaOH से रिएक्शन करा दें आप, मॉइस Ag2O से करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा दें, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें AgOH के साथ या मॉइस सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा, ये Ag X के साथ AgX का प्रेसिपिटेट बना देगा और इसका जो OH पार्ट है इस X की जगह आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने पढ़ा है कि 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, थर्मल एलिमिनेशन। व्हाट इज दिस, मतलब किसी कंपाउंड को हीट करो और उससे एलिमिनेशन हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग पायरोलिटिक और थर्मल एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन हाफमैन मेथड द्वारा होता है। ज़्यादातर एलिमिनेशन जो E1 और E2 होता है उसमें सेटजब टोरक बनते हैं, लेकिन जो पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन होता है आपको पता है ये हाफमैन मेथड द्वारा होता है। भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये बेस है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लिविंग ग्रुप है, ये बेस है। और अगर आप इसको हीट कर दें कभी तो इससे एलिमिनेशन हो जाता है। याद रखिएगा ये एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, ये नाइट्रोजन पहले बॉन्ड तोड़ेगा और जहां से तोड़ेगा वो अल्फा कार्बन, और उसका पड़ोसी जो बीटा कार्बन, ये नाइट्रोजन के जो अल्फा कार्बन है, ये सारे अल्फा कार्बन जो जुड़े हैं अल्फा कार्बन है, इसके पड़ोसी बीटा कार्बन से ये OH हाइड्रोजन चुरा लेता है और अल्फा से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है ईथीन प्लस 3 डिग्री अमाइन। मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया अब आपको। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन। इसका रिएक्शन MEI के साथ 1:1, 2 डिग्री अमाइन। थोड़ा सा टफ 1:2 रेशियो, 3 डिग्री अमाइन। थोड़ा और टफ 1:3 रेशियो या 1:2 एक्सेस कर दें, तो एक्सेस होने के बाद 3 रिएक्शन करेंगे, 3 के बाद बच जाएंगे। थोड़े और टफ किया जाए रिएक्शन को, याद रखिएगा बाद में Ag2O मिला के और फिर हीट कर दिया जाए तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना के एलिमिनेशन रिएक्शन शो करना पड़ेगा। आ गया। अब मैं आपको इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन, देखो मेंस लेवल बहुत इजी क्वेश्चन, कैसे इजी क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपने याद किया होगा पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन ऑफ 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड या क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन हाफमैन मेथड द्वारा होता है। ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं E2 सेटजफ मेथड द्वारा होते हैं,
लेकिन कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हाफमैन मेथड द्वारा होते हैं। तो ये भी एक हाफमैन मेथड द्वारा एलिमिनेशन होगा। कि ये इंट्रामर, ये E2 तो नहीं है, क्योंकि E2 में न्यूक्लियोफाइल आप बेस बाहर से लेते हैं, यहाँ बेस अंदर ही प्रेजेंट है, मतलब ये E2 टाइप का रिएक्शन है जो कि बेस अंदर ही है। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं आप, EI या पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें E2 जैसा होता है। तो मोस्ट ऑफ द E2 रिएक्शन जो होते हैं उसमें सेटजब प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जब लिविंग ग्रुप आपका ट्राइएल्काइल अमोनियम हो, डाइएल्काइल सल्फर हो, समझ में आ गया, या आपका लिविंग ग्रुप फ्लोरीन वगैरह हो, वीक लिविंग ग्रुप अगर हो, तो वहाँ पर हाफमैन एलिमिनेशन द्वारा रिएक्शन होता है। या सीधा सीधा डोंट बी कंफ्यूज, पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन जो होते हैं वो हाफमैन मेथड द्वारा होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, 3 डिग्री सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड में, और एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन, आपने पढ़ा हो। इस सवाल को और टफ पढ़े। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बीटा कार्बन एक ही है, तो हाफमैन और सेटजब का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जहाँ पर बीटा कार्बन एक से ज़्यादा टाइप का हो वहाँ पर हाइड्रोजन आप वहाँ से निकालना जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि हाफमैन कहता है कि हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं बोल के नहीं, लिख के बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा टफ। ये 1 डिग्री अमाइन, इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हमने कराया मिथाइल आयोडाइड के साथ एक्सिस। यहाँ एक्सिस लिखा हो या 1:3 लिखा हो, एक ही मतलब, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाया कंपाउंड ए। फिर कंपाउंड ए का रिएक्शन हमने कराया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, बना कंपाउंड बी। फिर कंपाउंड बी का हमने हीट किया, बना कंपाउंड सी और कंपाउंड डी। आइडेंटिफाई कंपाउंड सी एंड डी, जिसमें डी है, डी एक बेसिक कंपाउंड। डी के बारे में ये बेसिक कंपाउंड, ठीक है। अब मुझे बताओ, MEI से रिएक्शन करेंगे तो पहला MEI इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करेगा, दूसरा 3 डिग्री में कन्वर्ट करेगा, नेक्स्ट 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। ये 4 डिग्री समझ रहे हैं आप लोग? नाइट्रोजन से अगर 4 कार्बन जुड़ा तो उसको 4 डिग्री कहते हैं, 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड, ये बन जाएगा आयोडाइड। फिर मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन करेंगे तो ये I रिप्लेस हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं तो एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ पर 2 तरह के बीटा कार्बन एटम है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, 2 तरह के बीटा कार्बन एटम है, एक है बीटा और दूसरा बीटा डैश। अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे। ये OH किस बीटा से हाइड्रोजन चुराएगा, बीटा डैश से या बीटा से। सेटजब कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां से चोरी होना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन पहले ही कम, पुअर बिकम्स पुअरर। जो कार्बन हाइड्रोजन से पहले ही से ही गरीब है, हाइड्रोजन वहीं से चुराओ, उसको और पुअर करो। हाफमैन कहते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन वहां से चोरी होगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। और अभी अभी हम लोगों ने फैसला किया था या हमने समझा था कि पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें हम हाफमैन मेथड द्वारा एलिमिनेशन कराते हैं। तो हाफमैन मेथड द्वारा मतलब ये OH यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड लेके बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन प्लस, और ये बन जाएगा 3 डिग्री एमाइन। दैट्स ओके। यार हम क्या पढ़ रहे थे? एमाइंस के रिएक्शन। पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गए? एलिमिनेशन। तो मैं आपको मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ इस रिएक्शन को हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी कहा जाता है। हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन मतलब बार बार एल्काइलेशन कर सकते हैं एमाइंस पर। पहला सवाल, अमोनिया का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराएं 1:1, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराएं मिथाइल हैलाइड के साथ तो 2 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री का रिएक्शन कराएं तो 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री का बनाए तो 4 डिग्री अमोनियम। इस रिएक्शन से आप 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं।
इससे आप 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड से 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करके एल्कीन और 3 डिग्री अमीन का वापस फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वहाँ से भी। तैयार हैं आप लोग? चलिए अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए है, वो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत चांसेस हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर हम 1 डिग्री एमाइन, ये एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, कोई सा भी 1 डिग्री एमाइन, आर की जगह कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। एल्काइल, एराइल, ब्रिज हेड कार्बन, बाइसाइक्लिक कंपाउंड से भी जोड़ सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम कराएं हेलो फॉर्म के साथ CHX3 और बेस QH के साथ, तो इसमें होता क्या है याद रखिएगा, ये जो है CHX3 और KH अल्फा एलिमिनेशन के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, ये OH यहाँ से H चुराता है, वाटर बनता है, फिर यहाँ माइनस आता है, एक X यहाँ से निकलता है, K के साथ मिलके KX बना देता है अल्फा एलिमिनेशन मेथड द्वारा, और प्लस बनता है डाई हेलो कार्बिन। किसका फॉर्मेशन होता है? डाई हेलो कार्बिन। ये डाई हेलो कार्बिन जो हुआ, अगर यहाँ क्लोरीन है तो डाई क्लोरोकार्बिन, ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमोकार्बिन, जो वाला जो हेलोजन होगा उसी को आप बोल सकते हैं डाई हेलो कार्बिन। ये बना, ये डाई हेलो कार्बिन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट अधूरा है। आप चेक करके देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो जैसे आप क्लोरोफॉर्म और KH को एक साथ लेते हो, उस मोहल्ले में क्या बन जाएगा? वाटर, KX और डाई हेलो कार्बिन। फिर इस मिक्सचर को जैसे एमीन से ट्रीट करते हो, एमीन के साथ रिएक्शन कराते हो, तो इसमें से ये जो डाई हेलो कार्बिन जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये एमाइन के लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है। एमाइन के लोन पेयर को लेने के लिए नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से दोनों X और ये 2 H बाहर निकल जाते हैं, और ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। ओके, अब आपसे कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो डाई हेलो कार्बिन होता है, एक कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका मैकेनिज्म मैंने ओरली बता दिया, बहुत ज़्यादा मैं सिंपल बता दूं। ये कार्बिन यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एक H यहाँ से, एक X यहाँ से HX, फिर दोबारा KH की वजह से ये वापस HX बाहर निकल करके ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो। ये एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बहुत गंदा महकता है, सड़े अंडे की जैसे महकता है, इसकी महक बहुत गंदी होती है। आपको बता दूं ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन में ही होता है। वो 1 डिग्री अमाइन कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, कोई भी 1 डिग्री अमाइन हो, अगर हमने रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म और KH से, तो क्या बनेगा? फिनाइल एमाइन है। और अगर 2 डिग्री से किया तो क्या बनेगा? और 3 डिग्री से किया तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, अगर इस क्लोरोफॉर्म और KH से आपने किया तो जो 1 डिग्री है वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोसाइनाइड में, लेकिन जो 2 डिग्री है यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। दूसरा सवाल पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म के 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मान लिया आपने मार्केट से 3 एमीन्स खरीदा, 3 एमीन खरीदा, एक में था मिथाइल एमाइन,
एक में था डाईमिथाइलेमाइन, एक में था ट्राईमिथाइलेमाइन, और तीनों का लेवल मिट गया। लेकिन आपको इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? इसमें 1 डिग्री के बारे में बताना है कि कौन सा 1 डिग्री है, बाकी 2 डिग्री, 3 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री आइडेंटिफाई करो। तो आप थोड़ा सा 1 डिग्री अमाइन लो, हेलो फॉर्म, इस रिएक्शन को करा दो, इससे लोगे, इससे कराओगे, तो इसमें फाउल स्मेलिंग कंपाउंड नहीं बनेगा, इसमें भी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड नहीं बनेगा, इसमें भी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो आपने इस मेथड द्वारा 1 डिग्री अमाइन को आइडेंटिफाई कर लिया 2 डिग्री और 3 डिग्री के मिक्स जो है के बीच से। तो आप इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बिलेमाइन टेस्ट या हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग बताओ? कार्बिलेमाइन टेस्ट या हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इस रिएक्शन का पहला फ़ायदा 1 डिग्री अमाइन को हम पहचान सकते हैं क्योंकि स्मेल बहुत गंदी होती है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के कंपेयर में, सिर्फ 1 डिग्री। दूसरा फ़ायदा, इससे आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, नाइट्रोजन पर एक कार्बन और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगला रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, या सॉरी उससे पहले एक रिएक्शन और बता दूं आपको, फिर मैं NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराऊं। रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा? सोचो आप, इसके दो नेचर, ये बेस है, H+ को पाना चाहता है, एसिडिक H को, यहाँ पे कोई एसिडिक H नहीं है, तो ये अपना दूसरा रूप अपनाएगा न्यूक्लियोफाइल का। इसका न्यूक्लियोफिलिक रूप क्या है? इसका न्यूक्लियोफिलिक रूप क्या? न्यूक्लियोफाइल बन के काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल बन के क्या काम करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पर अटैक कर सकता है वहाँ अटैक करेगा। याद रखना, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन नीचे का खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा है, तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर के पास d ऑर्बिटल भी खाली है, तो यह नाइट्रोजन इस सल्फर पर अटैक करता है। अब जैसे ही सल्फर पर अटैक करेगा, इस पर रिपेल्ड होकर के एक बॉन्ड भाग जाएगा ऑक्सीजन पे, और जैसे ऑक्सीजन पर भागेगा बीच में बनेगा ये कंपाउंड RNH प्लस SO माइनस Cl, ये बनेगा। अभी O माइनस आप जानते हैं, O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, स्ट्रॉन्ग प्लस I एंड प्लस M दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन वापस सल्फर के d ऑर्बिटल में आएगा, और जब सल्फर के d ऑर्बिटल में आएगा तो अब इस सल्फर पर वापस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो यहाँ से या तो ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके वापस चला जाए, वापस फिर से अलग हो जाए, या यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाए, और जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्लोरीन पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को भी यहाँ से चुरा लेगा, या नाइट्रोजन उसी वक्त यहाँ से हाइड्रोजन भी निकाल देगा। यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो जो नया चीज बनेगा वो ये बनेगा, ये सल्फोनिक एसिड का एमाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यही मतलब इसमें ये रिएक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लियोफाइल में पहले यहाँ ऐड हुआ, जुड़ गया, ये बना एडिशन वाला प्रोडक्ट,
फिर यहां से बाहर क्या निकला, Cl, H और Cl बाहर निकला। इस रिएक्शन को pyridine सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये pyridine इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर ये बना, तो पहले यहाँ एडिशन हुआ, बाद में एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे SNA। ये SNA रिएक्शन द्वारा ये बन गया। वो तो 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएं तो ये बन जाता है N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बाय SNA मैकेनिज्म। मतलब सीधी सीधी बात, कुछ नहीं, ये नाइट्रोजन सल्फर पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl को भगा देगा, यहाँ से H बन जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही रिएक्शन होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, इसी सारे वर्क के द्वारा Cl को बाहर भगा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। थ्री डिग्री अमाइन में आप बताइए, 3 डिग्री अमाइन में जैसे ही यहां अटैक करेगा, समझ में आ गया? ये देखो नाइट्रोजन से निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, और जब नाइट्रोजन से निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन इधर वापस आएगा, तो याद रखना ये नाइट्रोजन फिर से इस इलेक्ट्रॉन को खींच के वापस, जितना तेजी से बनेगा नहीं उससे तेजी से वापस इस 3 डिग्री अमाइन और इस बेंजीन सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब इस रिएक्शन का फायदा कैसे उठाते, इस रिएक्शन का फायदा, इसमें सवाल कैसे बनता है? पहला याद रखना, जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन, वो जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करते हैं तो बनता है N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर एल्काइल की जगह मिथाइल है तो N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इथाइल है तो N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जब 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एल्काइल जो होगा वो नाम लेकर के आप बना सकते हैं। 3 डिग्री अमीन का इसके साथ रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये वापस रिवर्स हो जाता। आ गया? अच्छा, अब अगर हम सोच लीजिए कहीं पर एक 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इनके बीच आपको अंतर करना हो तो इस रिएक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इससे क्या बनेगा? N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इससे क्या बनेगा? N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें रिएक्शन हो गई, जिसमें रिएक्शन हुआ ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री, जिसमें रिएक्शन नहीं हुआ वो 3 डिग्री अमाइन होगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आप एसिड बेस आप रिएक्शन का प्रयोग करके GOC में जो आपने पढ़ा है कि इसमें ध्यान से देखना, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक है और इस H के निकलने के बाद माइनस चार्ज सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए यह हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर इसमें आपने एक्वस NaOH मिला दिया, NaOH वाटर के साथ एक्वस NaOH मिला लिया, तो ये OH इस H को चुरा लेगा और यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट Rn माइनस Na प्लस, और ये सॉल्ट, और जो ये आयनिक कंपाउंड सॉल्ट बना ये वाटर एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसका एक्वस NaOH रिएक्शन कराएंगे तो आगे सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप अंतर कर सकते हैं। कैसे अंतर कर सकते हैं? इसमें आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, कुछ बना, इसमें डाला कुछ कंपाउंड बना, इसमें रिएक्शन डाला कुछ नहीं बना। जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ वो 3 डिग्री, जिसमें रिएक्शन हुआ वो 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। अच्छा, जिसमें रिएक्शन हुआ, जिसमें कंपाउंड बना, जिसमें प्रेसिपिटेट बना, जिसमें कुछ आपने निकाला, उसको फिर से उसमें NaOH मिला, एक्वस NaOH में डिसॉल्व किया, तो जो एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो गया वो तो 1 डिग्री अमाइन से बना होगा। जो नहीं डिसॉल्व हुआ वो किससे बना होगा? 2 डिग्री से। तो अब आपने इस रिएक्शन का हेल्प लेकर के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर लिया, इसलिए इस टेस्ट को कहा जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या कहते हैं बताओ? हिंसबर्ग टेस्ट। तो पहला सवाल आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट?
तो आप बोलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को डिफ्रेंशिएट करने का टेस्ट। दूसरा, इसमें कौन सा वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है 1 डिग्री, कौन वाटर इनसॉल्युबल बनाता है 2 डिग्री, कौन रिएक्शन नहीं करता है 3 डिग्री। कंक्लूजन, हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री से रिएक्शन करता है, 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता, 1 डिग्री से रिएक्शन करने पर बनाता है वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट, और 2 डिग्री से एक्वस सॉल्युबल प्रोडक्ट, 2 डिग्री से रिएक्शन करने पर बनाता है एक नॉन सॉल्युबल प्रोडक्ट, और 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता। इस टेस्ट द्वारा आपने डिफ्रेंशिएट किया। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं बताओ? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक इसी के जैसे होता है टोसिलेट क्लोराइड, TSCl। याद करिए, आपने पढ़ा होगा टोसाइल क्लोराइड, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड TSCl। सेम चीज है, बस फर्क क्या है, इसके बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पे CH3 है। तो सेम काम आप TSCl से भी ले सकते हैं, उसको बोलेंगे TSCl टेस्ट। मतलब यू कैन आल्सो डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन विथ टोसिलेट क्लोराइड TSCl, है ना, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, NCERT में मेंशन। 1 डिग्री के साथ ये ऐसा बनाएगा प्रोडक्ट जो कि एक्वस NaOH में डिसॉल्व होगा, 2 डिग्री के साथ ऐसा बनाएगा जो डिसॉल्व नहीं होगा, और 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसलिए इस आधार पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को क्या कर लिया? डिफ्रेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। वो कैसे? सेम रिएक्शन, सेम, मैं आपको इसी में बता दूं। अगर हम इसका एसाइलेशन रिएक्शन विथ ACCl या AC2O या ACOR, ठीक है, एटसेट्रा, सेम टाइप का रिएक्शन होता है। मैं आप थोड़ा डायरेक्ट बता दूं, समय कम है तो कम समय में आपको सेम मैकेनिज्म बता दूं। व्हाट इज ACCl? इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड। इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग AC, एसाइल, इसको बोलते हैं Cl। सेम रिएक्शन यहां पे लिख सकते हैं। यहां पर भी क्या होगा, अगर आप रिएक्शन कराइए तो सेम रिएक्शन, ये NH2 यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, वापस आएगा, Cl भगाएगा, यहाँ से H, और यहाँ पर बन जाएगा RNHCO CH3। यहाँ क्या बन जाएगा? R2NCO CH3। N एल्काइल एसिटामाइड और ये N डाइएल्काइल एसिटामाइड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RNHAC। इसमें रिएक्शन नहीं होगा। सेम रिएक्शन, इसे एसाइलेशन कहते हैं। अगर यहीं पर बेंजीन लगा होता तो इसे बेंजोइलेशन कर देते। क्या कर देते हम लोग? बेंजोइलेशन रिएक्शन, बस बेंजीन। लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो ज़्यादातर किताबों में एसाइलेशन लेते हैं। इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या है कि NH2 ग्रुप बहुत जो है कि बेसिसिटी को कहीं घटानी हो, जैसे NH2 ग्रुप बेसिसिटी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हो और इसकी बेसिसिटी को आपको घटाना है, तो आप इसे एसाइलेशन या बेंजोइलेशन ये कर सकते हैं। कैसे? जब आप एसाइलेशन कर देंगे तो नाइट्रोजन से CH3CO जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन से CH3CO जुड़ने से ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करने लगेगा, तो इसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, तो ये रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता।
एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन वगैरह में अगर आपको रिएक्शन कराना होता है तो NH2 को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बाय दिस मेथड वी कैन प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप। ये रिएक्शन कहाँ होता है, ये NH2 शो करता है, NH शो करता है, OH शो करता है। तो इस रिएक्शन द्वारा NH2 और OH की संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा चेक करिए इसमें आप बताइए इस रिएक्शन के बाद वजन कितना बढ़ेगा। इस रिएक्शन के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो रहा है और दो कार्बन ये CH3CO ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इस रिएक्शन के बाद 42 यूनिट वजन जो है बढ़ जा रहा है। तो अगर किसी कंपाउंड का वजन 42 यूनिट बढ़ता है तो हम बोल देते हैं एक NH2 NH या OH ग्रुप होगा। किसी का अगर 42 के बजाय 84 यूनिट बढ़ता है तो उसमें NH2 और OH की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इससे NH2 OH की संख्या का अंदाज़ा लगाते हैं। हम ACCl की जगह AC2O भी लिख सकते हैं। AC2O में क्या फ़र्क होता है, AC2O को आप लिखते हैं CH3COOCH3। बस जहाँ पे Cl था वहाँ पर OCOCH3 होता, तो जहाँ Cl निकल रहा था वहाँ से तो आप एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप एसाइलेशन एस्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब एसाइलेशन करने का तरीका हुआ CH3Cl से भी कर सकते हैं। एसाइलेशन आप CH3CO OCOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। एसाइलेशन आप एस्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे रिएक्टिव जो होता है वो पहला कंपाउंड होता है, फिर दूसरा, क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ लिविंग ग्रुप एसीटेट है, यहाँ लिविंग ग्रुप एस्टर है। तो लिविंग ग्रुप के आधार पर ACCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज़्यादातर लोग ACCl ही लेते हैं। तो एक सवाल पूछ सकता है कि इनमें कौन ज़्यादा एसाइलेशन के प्रति रिएक्टिव है, तो एस्टिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एस्टर। क्लियर बात। अच्छा, आपके एग्जाम में एक तो इनकी रिएक्टिविटी से भी सवाल पूछ सकता है। एक बार एक एग्ज़ाम में आप पिछले 2 सालों में, पिछले एडवांस में या मेंस में क्वेश्चन आया है, आप पेपर उठा के देखिएगा, शायद एडवांस का ही क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन था कि सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पर NH2 दिया था और यहाँ पर CONH2 ग्रुप दिया था और पूछा था कि अगर हम इसका एसाइलेशन कराएं तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएं pyridine के प्रेजेंस में तो क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। ये NH2 ग्रुप एमाइड नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस शो करता है, तो ये NH2 ग्रुप एसाइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट कौन करता, ये NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट करता। तो बस यहाँ AC लग जाए, तो जो ऑप्शन में यहाँ AC लगा था वही होगा। ओके, थैंक यू। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक रिएक्शन है लास्ट जो है 2 मिनट में मैं आपको बता दूं, है ना, 2 मिनट में बता सकते हैं, 5 मिनट। ओके, एमाइंस का लास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, जिसे आप अलग अलग रिएक्शन होता है। नंबर 1 विद 1 डिग्री अमाइन, याद करिए 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन आपको पढ़ाया गया होगा। एनिलीन से कराएं एरोमेटिक अमाइन के साथ NaNO2 प्लस HCl से, तो आप जानते हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फाइनल नाइट्रोसो नामक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। ये नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके नाइट्रोसो भी बनता है, वाटर भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें, पर ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। या बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन को हम कराते हैं लगभग 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है। अगर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल या इसे हीट कर दें तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम सेम रिएक्शन कराते हैं एल्काइल एमाइन के साथ, सेम रिएक्शन कराते हैं, ये तो एराइल एमाइन है,
ये एल्काइल एमाइन, जिसे एलिफेटिक एमाइन भी कहा जाता है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा सेम डाइजोनियम आयन। लेकिन ये डाइजोनियम आयन इसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ तुरंत ये N2 बाहर भाग जाता है, और N2 के बाहर भागते ही यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। और इसी मोहल्ले में प्रेजेंट जो एक्वस NaOH लेते हैं उसके साथ पानी होता है, एक्वस HCl के साथ भी पानी होता है, इसमें वाटर बनता भी है, और जो वाटर प्रेजेंट होता है, ये मोहल्ले का वाटर जो प्रेजेंट होता है वो इसके साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना देता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन का NaNO2HCl से रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन एलिफेटिक एमाइन का रिएक्शन कराने पर अल्कोहल बनता है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट की संभावना बनी हुई है। अर्थात मान लो कहीं पर रीअरेंजमेंट होने वाला है, जैसे यहाँ पर मैंने NaNH2 लिख दिया और सेम रिएक्शन करा दिया NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, आपको बता दूं NaNO2HCl ये एक HNO2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो कहीं पर एक्वस HNO2 लिखा हो तो इससे भी सेम चीज़ बनने वाला। इसमें भी यही डाइजोनियम आयन बनेगा, फिर ये केटायन बनेगा, ये केटायन रीअरेंज कर जाएगा, और रीअरेंज किए हुए केटायन पर वाटर अटैक करेगा, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन। ये 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, 2 डिग्री अमाइन में सेम रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, NO प्लस बनता है, और ये बन जाता है 2 डिग्री ये N-नाइट्रोसो एमाइन। ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड, येलो कलर ऑयली लिक्विड लाइक मस्टर्ड ऑयल। 2 डिग्री में येलो कलर ऑयली लिक्विड बनता है N-नाइट्रोसो एमाइन, और 1 डिग्री में डाइजोनियम आयन एरोमेटिक में बनता है, एलिफेटिक में अल्कोहल बनता है। 3 डिग्री के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराएं तो नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता। अब आप इस मेथड द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन डाइजोनियम आयन बनाता है, डाइजोनियम आयन टेस्ट। 2 डिग्री अमाइन N-नाइट्रोसो एमाइंस बनाता है, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है। और ये 3 डिग्री अमाइन जो होता है ये रिएक्शन नहीं करता, तो इस मेथड द्वारा भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला ये तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। दूसरा, इससे आप एलिफेटिक अमाइन से अल्कोहल बना सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस पर N2 रिएक्टिव होता है, इसका तो बहुत रिएक्टिव होता है, ये तो तुरंत भाग जाता है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का N2 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है, और हर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके, याद रखिएगा, ये इसको हटा देता है, N2 को हटा देता है, नाइट्रोजन गैस को, और ये बन जाता है एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, और ये होता है बाई ARSN1 मैकेनिज्म। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर वाटर लेंगे तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ HCl लेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ CuCN लेंगे तो यहाँ पर CN आ जाएगा। आपने NCERT में आप इसके रिएक्शंस पढ़े होंगे, लास्ट पेज पर, एमाइंस के लास्ट पेज पर इस NCERT के रिएक्शन, पीछे ढेर सारे न्यूक्लियोफाइल दिए होंगे और इसमें ये NO2 रिप्लेस हुआ होगा। इस रिएक्शन में का जो मैकेनिज्म, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड में आप जाके देखेंगे तो इसमें कैसे होता है, बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड में अगर किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या किसी न्यूक्लियोफाइल में जब आप डालते हैं तो ये पहले इस फिनाइल कार्बोकेटायन में टूट जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाता है। इस न्यूक्लियोफाइल की जगह CN- लेंगे, NaCN, HCl लेंगे, CuCN लेंगे, CuBr लेंगे, तो रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन कहलाता है।
HCl और Cu लेंगे, HBr Cu लेंगे तो रिएक्शन को गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। आप Ki लेंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, HFBF3 लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आप NaNO2 लेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। आप चेक करके देखें NCERT के लास्ट पेज पर रिएक्शन। तो आपका एक काम होमवर्क में देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है कि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के आगे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं इनको आपको नोट करना। इसी के साथ आपका ये एमाइंस 2 लेक्चर में खत्म हुआ, साथ में ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन भी खत्म हो गया। गारंटी आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल इस 100% इस एमाइन से आने वाले। और थैंक यू, आप सब ने पेशेंटली मुझे देखा, ठीक है, और सुना, और थैंक यू। आप सबका नाम तो ले पाना बहुत टफ है, समय नहीं है ना, और थैंक यू सो मच, है ना। उमर, अच्छा, थैंक यू। हेलो, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, अच्छा, नेपथॉल के साथ वगैरह। अब एमाइंस के रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, है ना, और फॉर योर लव, योर सपोर्ट, और थैंक यू सो मच। बाकी आपको लाइव, सेमी लाइव के माध्यम से आप जो रजिस्टर्ड हुए हैं आपके पास में आपको स्टडी मटेरियल या वीडियो पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।